तो हेलो एंड वेलकम क्लास 10th। ओके, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे हो। पर हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द प्रीवियस टॉपिक्स व्हिच वी हैव डन इन द क्लास। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दी सेल डिवीजन एंड जीन्स क्या होते हैं, सेल डिवीजन कैसे होता है, किस तरीके से हमारा सेल डिवाइड करता है, ये सारे बेसिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक। सो आप मुझे ये बताओ कि जीन क्या है, व्हाट आर जीन्स। ये जो जीन्स है ये पहनने वाले जीन्स तो नहीं है, कुछ और है। तो व्हाट आर दीज जीन्स? तो जीन्स हमने एक्चुअली हमने पढ़ा है, डीएनए क्रोमोसोम सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि जीन क्या है। तो जीन इज एक्चुअली इट इज नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ डीएनए। एक पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का, ठीक है। हमारे डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स हैं। तो डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, कैन यू सी हियर, यहाँ मैंने क्रोमोसोम से धागा निकाला। जो जीन्स है वो क्रोमोसोम के अंदर विजिबल होते हैं। कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आप देख रहे हो, इसको मैंने बोला जीन। तो ये एक सेगमेंट हुआ ना, ये एक सेगमेंट हुआ, राइट। तो हो सकता है कि इस सेगमेंट में कुछ ऐसे कोड्स हैं जो किसी चीज के लिए किसी चीज को कोड कर रहे हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस, अब आपको ये टर्म सारी अच्छे से आ ही गई होगी। नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ कुछ ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिनका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से लगा हुआ है कि वो एक चीज के लिए कोड करे, एक प्रोटीन के लिए। जीन्स हमेशा किस चीज के लिए कोड करते हैं? प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। तो जो सेगमेंट है डीएनए का वो जीन है, एक जीन है। सपोज मेरी मसल में अगर एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन्स निकल रहे हैं, तो वो तो आपकी मसल्स में भी निकल रहे हैं, वो सबकी मसल्स में निकल रहे हैं। और जिसकी मसल्स में नहीं वो सेक्रीट हो रहे हैं वो प्रोटीन्स, वो उनकी मसल्स क्या है, वो वीक हो जाएंगी, डिफेक्टिव हो जाएंगी, वो काम नहीं करेंगी। और उस कंडीशन को बोलेंगे मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। क्या बोलेंगे? मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। तो बेटा ये क्यों हो रहा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी? क्योंकि भाई वो जीन जो था, जो मसल के अंदर प्रोटीन निकालने की कोशिश कर रहा था, जो नॉर्मली प्रोटीन्स निकाल रहा था, वो जीन काम ही नहीं कर रहा है। जिसकी वजह से उस बच्चे की या उस पर्सन की बॉडी में वो प्रोटीन्स निकलेगा ही नहीं। तो जिसकी वजह से उनके मसल्स वीक हो जाएंगे, उनके मसल्स काम नहीं कर पाएंगे, वो व्हील चेयर पे आ जाएंगे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, राइट। तो जीन इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। जीन हमारी बॉडी में वो काम कर रहा है जो एक्चुअली हमें सरवाइव कराने में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज विल गेट डिजीज्ड, विल बी हैविंग क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिफेक्ट्स। ओके, तो जीन्स अगर फॉल्ट पे होते हैं देन दीज उनसे जो बीमारियां होती हैं उनको बोलते हैं जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है। तो जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। तो हम ये जो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, डीएनए जा रहा है, उस डीएनए के अंदर है क्या? उस डीएनए के अंदर है जीन्स। और यही जीन्स तो है जो एक्सप्रेस होते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। और यही जो प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं, और हर प्रोटीन एक पर्टिकुलर काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि मैंने आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी के केस में बताया, ऐसे ही बहुत सारे प्रोटीन है, स्किन के लिए अलग, बालों के लिए अलग, मसल्स के लिए अलग, हर जगह पे अलग अलग प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो डीएनए आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी एज दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। सॉरी, जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी एज दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। तो जो क्रोमोसोम है वो भी डीएनए से बना है, जीन्स भी डीएनए से बने हैं, क्रोमैटिन भी डीएनए है, एवरीथिंग इज डीएनए, राइट। सो एवरी जीन कंप्राइजेस ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यही मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन, हर जीन के पास एक इंस्ट्रक्शन होती है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन ही करेगा, ये पर्टिकुलर प्रोटीन को ही कोड करेगा। एक जीन एक से ज्यादा प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर सकता, हर जीन यूनिक है, राइट। सो प्रोटीन कोड करता है। स्पीकिंग इन यूजुअल टर्म्स, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। तो अगर वो प्रोटीन मेरे पेरेंट्स से, वो जीन्स मेरे पेरेंट्स से मुझ में नहीं आया, तो मुझ में उस जीन की कमी होगी, मुझ में वो जीन प्रेजेंट नहीं होगा। तो उस जीन का जो इंस्ट्रक्शन था, उस जीन का जो काम था, वो मेरे अंदर नहीं होगा, राइट। तो मेरे अंदर क्या हो जाएगा? जेनेटिक डिफेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जीन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ह्यूमन सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। कितने पेयर्स होते हैं?
23 पेयर्स। हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा जिसमें हम जेनेटिक्स के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, यहाँ हम सिर्फ सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छे से पूरा बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्रोमोसोम्स क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे मेल फीमेल बनते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं। अब बेटा पेयर का मतलब क्या है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, तो ये पेयर में हो गए, तो ये क्या हो गया बेटा, 1 पेयर। क्या हो गया बेटा, ये 1 पेयर। तो ऐसे हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं। अगर खोल देंगे तो कितने बन जाएंगे, 46। अगर हम इनको ओपन कर देंगे तो कितने बन जाएंगे, 46 क्रोमोसोम। तो 46 कब बोलेंगे हम, जब क्रोमोसोम अनपेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड। तो क्रोमोसोम जब कैसे होंगे, अनपेयर्ड होंगे, तब हम इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, 46 क्रोमोसोम अनपेयर्ड। लेकिन जब इनको हम पेयरिंग कर देंगे तो ये बन जाएंगे 23, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम। क्लियर है सबको। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर होते हैं। द ट्रेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइंड बाय वन और मोर जीन्स। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जीन से ही कोड होती है। अब नॉर्मल जीन्स जो होंगे और जो जीन्स काम नहीं कर रहे हैं उनके अंदर कुछ म्यूटेशंस मतलब कुछ चेंजेस हो गए हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। तो जीन्स वेरी इन साइज, जीन्स अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे कोई ज्यादा भारी जीन है, कोई हल्का जीन है, ठीक है, कोई सेगमेंट ज्यादा बड़ा है, कोई सेगमेंट छोटा है, तो उसके हिसाब से जीन्स की जो वेटेज है वो कम या ज्यादा होती रहती है। ठीक है, तो जो अब ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते, इतना ही याद रखो कि जीन्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। और सारे सेल्स, ऑल द सेल्स इन द बॉडी कंटेन सेम डीएनए। हमारे बॉडी सेल सबसे बड़ी बात यह है कि सारे जो सेल्स है उनमें सेम टाइप का डीएनए है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस जगह पर कौन सा जीन एक्सप्रेस होना है। अगर मेरी मसल्स में जीन एक्सप्रेस हो रहा है जो एक्टिन और मायोसिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक्टिन और मायोसिन मेरे बालों में प्रोड्यूस नहीं होगा, वो एक्टिन मायोसिन मेरी स्किन में प्रोड्यूस नहीं होगा, वो एक्टिन और मायोसिन मेरे नेल्स में प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए हर डीएनए तो सेम ही। अब ये थोड़ी ना कि बॉडी इतनी स्पेसिफिक भगवान ने हमें ऐसा बना दिया कि भैया यहाँ पर तुझे ये वाला डीएनए चाहिए, यहाँ पर तुझे ये वाला डीएनए चाहिए, यहाँ पर तुझे ये जीन चाहिए, यहाँ पर तुझे ये जीन चाहिए, ऐसा नहीं है। डीएनए सारे सेल में एक जैसा होता है, बट द डिफरेंसेस सेल अकर्स due to different type of genes that are turned up and therefore produce a variety of proteins। तो यहाँ पे बहुत सारी variety of proteins बनते हैं depending upon the location, कहाँ कौन सा आपका सेल है, किस जगह पे लीवर का है, स्टमक का है, मसल का है, डिपेंड्स। ओके, कौन सा प्रोटीन वहां जरूरत है, क्या प्रोटीन वहां बनना है। तो इतना आई होप सारे जीन्स आपको समझ में आ गया कि जीन्स है क्या, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द जीन्स। सो व्हाई डू सेल डिवाइड, सेल डिवाइड क्यों ही करते हैं हमारी बॉडी में, क्या जरूरत है इनको डिवाइड करने की। तो इसलिए जरूरत है बेटा क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें करनी है लाइफ में, ऐसे बैठे तो नहीं रहना है, ठीक है, कोई बीमारी लेके तो नहीं बैठना है। तो इसीलिए हमारी जो नॉर्मल, ये नॉर्मल नेचुरल चीज है, दिस इज नॉर्मल दैट ऑल सेल डिवाइड। ठीक है, कुछ सेल होते हैं जो 24 आवर्सली डिवाइड करते हैं, है ना, 24 आवर्स में 1-2 बार। जैसे यीस्ट की बात करें तो यीस्ट जो है हर आधे घंटे में डिवाइड करता है, बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। तो इस तरीके से जो हमारे सेल्स हैं वो नॉर्मली डिवाइड करते हैं, ये सेल्स की नॉर्मल प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन, अगर सपोज कि हम आपके अपने पेरेंट्स से, लाइक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आता है, तो अगर ये रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली आपको पता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, राइट। तो रिप्रोडक्शन के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल, राइट, सेल डिवीजन। तो रिप्रोडक्शन चाहे सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो, दोनों टाइप में, सेक्सुअल में भी और एसेक्सुअल दोनों में सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जब एक बच्चा छोटा होता है, 9 मंथ्स के बाद जब मदर एक बेबी को डिलीवर करती है, तो वो बेबी छोटा सा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसका साइज भी बढ़ता जाता है, उसकी बॉडी साइज, उसका ब्रेन साइज, उसका मस्क्यूलर ग्रोथ, उसकी बोन साइज, बोन डेंसिटी, सब कुछ बढ़ जाता है। तो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सेल डिविजन, राइट। 1 से 2, 2 से 3, इतने सारे सेल्स हमारे डिवाइड हो रहे हैं, हाइट बढ़ा रहे हैं, सब कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो फ्रॉम एन फर्टिलाइज एग टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक छोटे से एग से एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बन गया, बड़ा सा बेबी बन गया, उस बेबी से धीरे धीरे बड़ा सा इंसान बन गया। तो ये मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बना दिया उसने, राइट। तो ये होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिस और सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स के डिविजन की वजह से। तो रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, नेक्स्ट चीज है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। आपको चोट लग गई कहीं पर, राइट, वियर एंड टियर हो गया, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, तो सही कैसे हो जाता है, कोई टेक्निक, कोई मैजिक, तो मैजिक स्टिक तो बॉडी के पास है नहीं। ये सही हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि जो गए थे वो सेल जो चले गए उनको रिप्लेस कर दिया, राइट, नए सेल आ गए, ठीक है।
क्लियर है सबको? तो इतनी चीज हमारे सेल डिवाइड क्यों कर रहे हैं सबको क्लियर है? तो सेल डिवीजन जो होता है बेटा वो उसकी कुछ अलग अलग फेजेस है। जैसे हर चीज के स्टेप्स होते हैं ऐसे यहाँ पे भी स्टेप्स है। चाय बनाओगे तो उसके भी स्टेप है। ऐसा तो नहीं है कि पहले दूध डाल दिया फिर चाय पत्ती चीनी डालो, बन सकती है पर ऐसा सीक्वेंस नहीं है, राइट? तो ऐसे ही जब आप खाना बना रहे हो तो तेल बाद में तो डालोगे नहीं, ऑयल पहले डालोगे तभी तो आप छोंका लगाओगे। तो इसी तरीके से हमारे जो सेल्स हैं उनके भी कुछ स्टेप होते हैं डिवाइड होने के से पहले और डिवाइड होने के टाइम पे, ठीक है? तो देर आर टू फेजेस, एक होता है डिवाइडिंग फेज और एक होता है ग्रोथ फेज, ठीक है? तो हमारा जब सेल डिवाइड करता है उसको बोलते हैं सेल डिविजन फेज, राइट? और एक फेज होता है हमारा इंटरफेज, ये वाला, ये जो आप ब्लू कलर का चक्कर देख रहे हो, ये पूरा ब्लू कलर का सर्कल, यू कैन सी दिस सर्कल, दिस इज योर इंटरफेज, राइट? तो इंटरफेज के अलग अलग फेजेस हैं और ये होता है हमारा एम फेज, एम मतलब माइटोसिस फेज, राइट? या मियोटिक फेज। तो ये हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कितने टाइप की होती है। तो एक्चुअली सेल डिवीजन दो टाइप की होती है, सेल डिवीजन दो टाइप की होती है। एक होता है हमारा माइटोसिस और एक होता है हमारा मियोसिस, ठीक है? दोनों बहुत यूनिक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो जो सेल डिवीजन है इसके दो फेजेस है, लेकिन इंटरफेज की बेटा हमारे पास 1, 2, 3 और ये चौथा, ठीक है? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास ये 3 फेजेस होते हैं। ये चौथे फेज के बारे में भी आपको बताऊंगी, तो पहले ये 3 फेजेस पढ़ लेते हैं। तो इंटरफेज क्या होता है बेटा? इंटरफेज वो फेज है जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, ठीक है? जब कोई एथलीट या ओलंपिक्स में भागने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, जैसे जैसे आपने दंगल मूवी देखी थी, मूवी के अंदर क्या था, पहले आमिर खान ने अपने डॉटर्स को प्रिपेयर किया था ताकि वो एंड में जो मेन दंगल है वो खेल सके, मेन रेसलिंग कर सके और उसमें जीत सके, ठीक है? तो सेम वे हमारे जो सेल्स है वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? वो भी तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। वो सेल डिवीजन तभी तो करेंगे जब वो बिल्कुल रेडी होंगे कि अब वो सेल डिवीजन कर सकते हैं। आप एग्जाम में जाते हो एग्जाम देने के लिए तभी जाते हो जब आप रेडी होते हो, आप रिविजन करके पूरे अच्छे से तैयार होते हो, तभी आप लिख पाओगे, अदरवाइज सब कुछ कचरा हो जाएगा, ठीक है? तो सेल ग्रोथ में हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, G1, S और G2 फेज। तो G1 फेज में सेल अपने आप को ग्रो कर रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है सेल, मतलब सब कुछ कर रहा है, सारे फंक्शंस कर रहा है सेल और अपनी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है? एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो अगर हमारा डीएनए 2n था तो 2n से ये 4n हो जाएगा, राइट? तो या आप 2C लिखो, 2C से ये 4C हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा डीएनए ऐसा था तो एक और डीएनए बन जाएगा, राइट? तो इन टोटल हमारे पास ये कितने हो गए? 4C, ठीक है? कितने स्ट्रैंड बन गए हमारे पास? 4। तो 2C से हमारा डीएनए 4C हो गया, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर हमारा यहाँ पे सेम रहेगा। तो अगर क्रोमोसोम नंबर 23 है तो 23 ही रहेगा, 23 पेयर्ड है तो 23 ही रहेगा, ठीक है? क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर एक साल में क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया तो क्या होगा? अगर 23 से सपोज डबल होके 46 पेयर बन गए, 46 पेयर का मतलब सोचो कितना ह्यूज हो जाएगा। 46 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर हम 46 पेयर को खोलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 92 क्रोमोसोम। ओ माय गॉड! तो इतना तो नहीं बन सकता, तो इसलिए क्रोमोसोम नंबर हमारा सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है? हर किसी का क्रोमोसोम नंबर यूनिक होता है, हमारे अंदर 23 पेयर्ड है तो 23 पेयर्ड ही रहेगा, राइट? G2, अब नेक्स्ट फेज आता है हमारा G2 फेज मतलब प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। यहाँ बिल्कुल पक्के एकदम तैयार हो गया सेल और अब यहाँ पे ये डिवीजन के फेज में एंटर ही करने वाला है। तो सेल साइकिल यहाँ से शुरू हो जाती है। तो सेल साइकिल क्या है? द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल रिजल्टिंग इन द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो डीएनए की डुप्लीकेशन से लेके डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म तक, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बन जाने तक, उसको सेल साइकिल कहते हैं। तब एक सेल डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल बनाता है, माने जब एक सेल डिवाइड होगा तो यहाँ 2 डॉटर सेल बनाएगा, तो इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। जब तक ये नहीं हो जाता सेल साइकिल कंप्लीट नहीं होती। तो सेल साइकिल डिस्कवर की थी प्रिवोस्ट और ड्यूमास ने 1824 में, व्हाइल स्टडिंग द क्लीवेज ऑफ जायगोट इन द फ्रॉग। ये क्या कर रहे थे? ये कुछ फ्रॉग के अंदर कुछ गड़बड़ कर रहे थे, फ्रॉग में देख रहे थे कि एक्चुअली जाइगोट किस तरीके से डिवाइड करता है, कैसे नया फ्रॉग बनता है। तो जब जाइगोट बन रहा है इसका मतलब क्या है कि स्पर्म और ओवम कहीं फ्यूज हुए हैं तभी तो जाइगोट बन रहा है। ये जाइगोट की क्लीवेज को देख रहे थे, जाइगोट कैसे डिवाइड कर रहा है, किस तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो उस टाइम पे इन्होंने सेल साइकिल को डिस्कवर कर दिया कि भैया एक सेल से बहुत सारे नए सेल हमें मिल रहे हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया G1 फेज होता है ग्रोथ फेज, जब सेल ग्रोथ करता है और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है।
मेटाबॉलिकली एक्टिव, सारी चीजें कर रहे हैं, सारी केमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन वगैरह सब कुछ हो रहा है सेल के अंदर। G2 फेज है ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे दो चीजें हो रही, सॉरी S फेज पे आ जाते हैं, G1 के बाद S फेज। तो यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो डीएनए है वो डबल अप हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। और G2 फेज जो होता है हमारा वो गैप 2 फेज है। इनको हम G1 को कहते हैं गैप 1, S फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज, और G2 फेज को कहते हैं गैप 2 फेज। ठीक है, तो हमारा जो सेल है मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टाइम इट ऑक्यूपाइज 95% टाइम ऑफ द ओवरऑल साइकिल। मतलब अगर 5% टाइम में, अगर 5% टाइम इज सेल इज डिवाइडिंग, तो बाकी के जो 95% टाइम में सेल इंटरफेज में ही होता है, आराम कर रहा होता है। ठीक है, बाकी जब उसका टाइम आता है डिवाइड करना, तो वो 5% ऑफ द टाइम इज सेल इज डिवाइडिंग। अदरवाइज सेल इज ऑल्सो इन, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम द सेल इज इन रेस्टिंग फेज। और इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। तो ये हियर यू कैन सी G1 फेज is a phase of cell between mitosis and initiation of replication of genetic material। तो यहाँ पर अभी माइटोसिस शुरू नहीं हुआ है, और जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए वो अभी रेप्लिकेट नहीं हुआ है। तो इस फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ग्रो करता रहता है विदाउट रेप्लिकेटिंग इट्स डीएनए। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा है। एस फेज जो है डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज। तो यहाँ पे 2n, तो यहाँ पे आप 2n या 4n या 2c 4c कुछ भी लिख सकते हो। 2n से 4n हो जाता है। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट वेरी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। जो G1 में थे वही G2 में रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहेंगे एट द एंड ऑफ सिंथेसिस फेज। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप 2n से 4n या फिर 2c से आप 4c भी लिख सकते हो। इट इज अप टू यू। ठीक है, तो डीएनए डेवलप हो जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम एंड वाइड रिमेन्स द सेम। वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक और चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सेंट्रियोल ऑल्सो डिवाइड इनटू 2 सेंट्रियोल पेयर्स इन द सेल्स। एंड यहाँ सेंट्रियोल क्या होता है, सपोज ये हमारा सेल है, ठीक है, तो इसके यहाँ पर इस तरीके से कुछ बॉडीज बन जाती है बेटा, जिनको हम कहते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। और यही जो सेंट्रियोल होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑलवेज प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस कि जो हमारा सेंट्रियोल है वो बन जाता है एस फेज में। ठीक है, सेंट्रियोल ऑल्सो डिवाइड, 1 से 2 सेंट्रियोल बन जाते हैं। पहले होता है 1, 2 बन जाते हैं, और ये दोनों सेंट्रियोल्स जो है अपने अपनी जगह पे चले जाते हैं। G2 फेज जो होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आरएनए है, प्रोटीन है, बाकी के जो बहुत सारे और मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दे आर फैट्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली। अब ऐसा तो नहीं है कि सेल भूखा ही डिवाइड करता रहेगा, उसको खाना भी तो चाहिए। तो उसके खाने के लिए जो हमारे प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट, वो सब उसको कहेंगे भाई तू जा डिवाइड कर, हम तुझे साथ देंगे। ठीक है, तो सेल जो है प्रिपेयर करता है अपने आप को न्यूट्रिशनली कि भाई मुझे न्यूट्रिशन मिलता रहे। अब एक बात आती थी G0 फेज की, जो मैं आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि G0 क्या होता है। तो G0 फेज जो होता है इसको हम लोग क्यूसेंट स्टेज भी कहते हैं, क्यूसेंट स्टेज। तो क्यूसेंट स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे सेल आराम से चुपचाप पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपके हार्ट के सेल, नर्व्स के सेल। तो बेसिकली जो हमारे हार्ट सेल्स होते हैं, हार्ट कार्डिक मसल सेल्स है ना, और नर्व सेल्स, ये बेटा ये दोनों सेल्स जो होते हैं डिवाइड नहीं करते। एक बार इनको इंजरी हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इंजरी होने के बाद ये जो है G0 फेज में चले जाते हैं, आराम से चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे वो इंजरी जो है अपने आप ही हील हो जाती है। यहाँ पे सेल डिविजन नहीं हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे एक स्कार बन जाता है, वो स्कार हमेशा दिखेगा। ठीक है, तो एक्चुअली दीज सेल्स आर अंडर द क्विसेंट स्टेज। तो अब आ जाते हैं एक्चुअली माइटोसिस, विच की हम अब स्टार्ट कर रहे हैं द फेज ऑफ सेल डिविजन। तो माइटोसिस पहली चीज है, माइटोसिस, और दूसरा होता है हमारा मियोसिस। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस से। तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जहां पर एक सेल, एक मदर सेल डिवाइड करता है टू प्रोड्यूस 2 न्यू डॉटर सेल। मतलब एक मदर सेल से हमारे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, विच विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। In the context of cell cycle, mitosis is a part of division process in which the DNA of cell's nucleus is split into 2 equal sets of chromosomes. तो अगर यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है मदर सेल में, कहाँ पर, मदर सेल में, तो डॉटर सेल के अंदर भी 23 और 23 क्रोमोसोम ही होंगे, इसमें 23 और इसमें 23। ठीक है, तो ये जो 23 है ये कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज हम अगर ये क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं होगा तो हम कुछ लाइक हमारी बॉडी में बहुत सारी हौच पौच हो जाएगी। तो इसलिए जो क्रोमोसोम नंबर है यहाँ पे सेम रहता है, इक्वल सेट ऑफ क्रोमोसोम विल बी देयर। So the goal of mitosis is to make sure that each daughter cell gets a perfect full set of chromosome. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो that means fault, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोसिस में, आपको हमेशा ये चीज याद रखना, बुलेट पॉइंट है ये।
कि यहाँ पर जो डॉटर सेल्स हैं जो बनेंगे मदर से, 2 डॉटर सेल बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जब डिवीजन होगी 2 डॉटर सेल बनेंगे, उन दोनों में फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यहाँ क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ नहीं होगी। 23 है तो 23 पेयर्ड ही रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला फेज जो होता है हमारा माइटोसिस का, उसमें 4 फेज होते हैं। इस डायग्राम में मैं आपको दिखाया था, यहाँ 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, टेलोफेज के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज साइटोकाइनेसिस। ये हम आपको बताएंगे साइटोकाइनेसिस क्या होता है और ये 4 फेज क्या होता है। तो एक्चुअली इन 4 फेजेस में न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, राइट। प्रोफेज, अब जैसे आप ये सेल देख रहे हो ना, यहाँ पे आप ये जिफ देख रहे हो, इसके अंदर आप देख सकते हो कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, देख रहे हो यहाँ पे, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, दोबारा देखो, दोबारा देखो, ये देखो, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने और फिर उसके बाद सेल डिवाइड हो गया, दोबारा देखो, ये बने और सेल डिवाइड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। तो न्यूक्लियस के जो डिवीजन होता है उसके 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इन 4 फेज में एक्चुअली हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। और जो लास्ट फेज है साइटोकाइनेसिस, इसमें सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा दूसरा सेल बन जाएगा। तो समझ में आ गया। तो सेल डिवीजन के पास जो आपके 4 फेजेस है, टेलोफेज, एनाफेज, ये किसको दिखा रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सो आपको इजीली यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, दिस विल बी मोर एप्रोप्रिएट। तो ये जो चारों के चारों हमारे कहाँ लिखूं, तो ये हमारे चारों के चारों जो फेजेस है ये शो कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड, तो हम पहले पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज है हमारा, यहाँ भी लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो सोचने में बार बार। तो कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस में पहला फेज हमारा अर्ली एंड लेट प्रोफेज। अब इसको अर्ली और लेट क्यों कह रहे हैं, हर चीज में देरी भी होती है, जल्दी भी कुछ कुछ चीजें हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोफेज में ये वाला आप देख रहे हो, दिस सेल इज अंडरगोइंग दी सेल डिवीजन। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझो इस बात को कि ये सेंट्रल मैंने आपको बताया था कि जो एस फेज होता है वहां पे सेंट्रल बन जाते हैं, 1 से 2 सेंट्रल। तो यहाँ पे एक सेंट्रल बन गया बेटा, यहाँ पे एक सेंट्रल बन गया। अब आप ध्यान से देखो कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, मैं आपको दिखा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर। तो यहाँ पे आप देखो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है ये अब धीरे धीरे ये अर्ली फेज में क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम क्या कर रहे थे, वो दिखने शुरू हो गए थे, क्रोमोसोम स्टार्टेड टू अपीयर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहले जब सेल जब डिवाइड नहीं हो रहा था और एकदम से प्रोफेज में आ गया, अब एकदम से ही प्रोफेज में आ गया, तो क्रोमैटिन को पता नहीं था कि भाई एकदम से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। तो क्रोमैटिन क्या कर रहा था, वो बना ही रहा था, क्रोमोसोम बना ही रहा था, इतने में प्रोफेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बना ही रहा था उस टाइम पे हमें, जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें दिखने लग जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ क्रोमोसोम दिख रहे हैं, राइट। सो इस टाइम पे क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड धीरे धीरे यहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे और इसमें स्पिंडल फॉर्मेशंस दिख जाएगी। ये जो फाइबर्स आप देख रहे हो ये स्पिंडल अपैरेटस है। ठीक है, स्पिंडल अपैरेटस में क्या क्या आता है बेटा, सेंट्रियोल प्लस स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो जाएंगे, राइट। अब लेट प्रोफेज में क्या होगा, लेट प्रोफेज में आप देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है पूरी टूट गई। जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही थी, यहाँ मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, ये पूरी मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई, ये देख रहे हो, यहाँ इसके फ्रैगमेंट्स बन गए छोटे छोटे। तो न्यूक्लियर फ्रैगमेंट पूरी डिसइंटीग्रेट हो गया, न्यूक्लियस एक्सपोज हो गया पूरा। अब जब न्यूक्लियस एक्सपोज हो गया दैट मीन पूरा साइटोप्लाज्म में अब हमें क्या दिखेगा, न्यूक्लियस का कंटेंट बिखरा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जो बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स थे जैसे कि गोल्जी, ईआर, न्यूक्लियोलस, सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, हमें कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, गोल्जी, ईआर, न्यूक्लियोलस सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, हमें सब क्या दिखेगा बेटा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व हो जाएगी। हमें सिर्फ दिखेगा कि सेंट्रल दोनों पोल्स पे चले गए हैं और धीरे धीरे ये पकड़ बना रहे हैं क्रोमोसोम्स पे और पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट हो गई है। ठीक है, सो अर्ली प्रोफेज में क्या है, सेल स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, राइट। तो अर्ली प्रोफेज में क्या हमें दिख रहा है कि क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू कंडेंस, यहाँ पे क्रोमोसोम बनने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे उस पर स्पिंडल फाइबर्स अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करें। तो माइटोटिक स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म, द स्पिंडल इज अ स्ट्रक्चर दैट is made up of microtubules। तो ये एक्चुअली जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हुए होते हैं एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स इन टर्न दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हर जगह प्रोटीन है, प्रोटीन्स। तो ये क्या बनाते हैं, ये स्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर द स्केलेटन ऑफ द फाइबर। तो अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रोटीन अच्छा खासा अमाउंट में तभी स्पिंडल फाइबर स्ट्रॉन्ग होंगे, अदरवाइज वो वीक होंगे, राइट। तो इनका जो काम है वो है क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज करना, क्रोमोसोम को खींच खींच के इधर से उधर अलाइन करना।
तो स्पिंडल ग्रो करता है और क्या करते हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर अपने पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो न्यूक्लियोलस जो है वो सब कुछ, न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस वेयर राइबोसोम आर अटैच, ये डिसअपियर हो जाता है। मैं आपको बता दें कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, गोल्जी, ईआर सब कुछ चला जाता है, सिर्फ क्या बचता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के आसपास स्पिंडल फाइबर्स, राइट। तो लेट मेटाफेज लेट प्रोफेज को हम लोग प्रोमेटाफेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्रोमोसोम जो है इवन बहुत कंडेंस हो जाते हैं, बहुत अच्छे से दिखने लग जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। न्यूक्लियर एनवेलप पूरा खत्म हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी ब्रेक हो जाती है। माइटोटिक स्पिंडल ग्रोज मोर powerful, they're more powerful and they hold on to the chromosome, पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम में यहाँ बहुत अच्छे से दिखा दिया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेटाफेज पे। तो सेकंड हमारे जो फेज है, अब हमारा जो सेल है प्रोफेज खत्म कर चुका है, नाउ दे आर गोइंग टू एंटर इन द मेटाफेज। नाउ इन दिस फेज what is happening, the chromosomes are lined up in a plate। तो यहाँ पर ये जो सेल है, यहाँ पे या ये सेंट्रियोल यहाँ पर और एक सेंट्रियोल यहाँ पर, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्पिंडल फाइबर ऐसे बन गए लाइक दिस, और क्रोमोसोम जो है बीच में अलाइन हो गए। यहाँ पर क्रोमोसोम इस तरीके से बीच में अलाइन हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम इस तरीके से अलाइन हो गए एक प्लेट पे। इसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट भी बोल सकते हैं और इनको हम लोग मेटाफिजियल प्लेट बोल सकते हैं। तो इस प्लेट पे जो हमें इमेजिनरी लाइन हम सोच सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफिजियल प्लेट। तो क्रोमोसोम दे अलाइन अलोंग अ मेटाफेज प्लेट और द इक्वेटोरियल प्लेट, दिस इज एन इमेजिनरी प्लेट, ये हमने इमेजिन किया। तो मेटाफेज इज द सेकंड स्टेज ऑफ माइटोसिस आफ्टर प्रोफेज एंड इट इज फॉलोड बाय एनाफेज। इसके बाद एनाफेज आएगा, पहले प्रोफेज था, राइट। सो इन माइटोसिस डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल इज कैरिड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल टू द आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो ये खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे खींचेगा तो क्या होगा कि कुछ आधे ऊपर चले जाएंगे, कुछ नीचे आ जाएंगे और ऐसे ही सेल डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम मूव टू द इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे, दे अलाइन ऑनटू अ प्लेट। सो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर से कैसे अटैच होता है, ध्यान से देखो कि हमारा जो क्रोमोसोम है उसके अंदर, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो क्रोमोसोम है हमारा, इन दिस क्रोमोसोम यू नो वेरी वेल कि सेंट्रोमियर जो होता है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को पकड़ के रखता है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। दे आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर, इस तरीके से। तो सेंट्रोमियर बीच में बेचारा रखा हुआ है तरीके से यहाँ पर। तो स्पिंडल फाइबर्स जो एक्चुअली अटैच हो रहे हैं वो आपके काइनेटोकोर से ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं, राइट। तो स्पिंडल फाइबर हमेशा किससे अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से, राइट। तो काइनेटोकोर्स को पकड़ते हैं स्पिंडल फाइबर्स और उसको खींचने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ हमारा मेटाफेज खत्म हो जाता है। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट हमारा जो फेज आता है दैट इज द एनाफेज। तो एनाफेज में भी लेट एनाफेज है और अर्ली एनाफेज है। तो अर्ली एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम हैव सेपरेटेड, यहाँ से जो क्रोमोसोम जो पकड़ने की कोशिश कर रहा था ना, वो ऐसे कोशिश कर रहा था, खींच रहा था, तो उन्होंने अलग अलग कर दिया। यहाँ पे जो हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो आपस में अलग हो गए थे। क्रोमोसोम हैव सेपरेटेड एंड दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द पोल्स। एक इस पोल पे जाएगा और दूसरा दूसरे पोल पे जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे इस पोल पे आएंगे और ये वाले इस पोल पे जाएंगे, ओके। सो इन एनाफेज द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब सिस्टर क्रोमैटिड ही एक दूसरे से अलग हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड दे पुल्ड towards the opposite end of the cell. So protein जिसको हम लोग glue कहते हैं, protein is actually working as a glue that holds the sister chromatid. ये जो प्रोटीन है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की बात हो रही है कि ये इसको पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक कि कंप्लीट नहीं हो जाती प्रोसेस, ओके। तो क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट एंड पे चले जाएंगे और यहाँ पर जितने भी आपके स्पिंडल फाइबर्स थे वो इस तरीके से, आप देखो लेट एनाफेज में क्या कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर और ज्यादा पीछे ले गए, ठीक है। यहाँ पे गैप बनना शुरू हो गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो ये फरो बननी स्टार्ट हो गई है सेल के अंदर, ये आप दिख रहा होगा, आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये फरो बननी, यहाँ पे एक डीपनिंग हो स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया सेल, ठीक है। तो लेट एनाफेज में आप देखोगे सिस्टर क्रोमैटिड जो है क्रोमोसोम के आपस में टूट गए हैं, ठीक है। और टूटने के बाद ये सेपरेट होने के बाद ये अपोजिट एंड पे अपने अपने एंड पे चले गए हैं, दे आर वॉकिंग लाइक, चल चल के
दूसरे लाइन पे चले गए हैं। तो यहाँ हमारा एनाफेज खत्म हो जाता है। एनाफेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज द टेलोफेज। टीलोफेज, टीलोफेज एक्चुअली क्या है? टीलोफेज में यहाँ सेल फरो बना देता है। अब यहाँ आपको एक चीज हमें देखनी है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये जो फेज होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। वहां पर प्लांट सेल में जो बताऊंगी आपको क्या होता है, एनिमल सेल में आपको पता है सेल वॉल नहीं होती है, देयर इज ओनली सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी सेल वॉल होती है जो कि बहुत रिजिड होती है। तो वहां चीजें डिफरेंट होती है, राइट। सो इन टेलोफेज सेल इज नियरली डन डिवाइडिंग, एवरीथिंग हैज बीन डन। तो यहाँ जो ये प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा है। प्रोफेज में क्या हुआ था, या प्रोफेज में ये हो रहा था कि जो क्रोमोसोम थे वो क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा था और क्रोमोसोम दिखने शुरू हो गए थे। अब यहाँ क्या होगा, वापस से जो क्रोमोसोम से वो डिसॉल्व हो जाएंगे और वापस से क्रोमैटिन बना देंगे, तो हमें अलग अलग क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे, राइट। और सारी चीजें जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज में टूट गई थी यहाँ पर फिर से रीअपियर हो जाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, न्यूक्लियोलस, वापस से सब कुछ चीजें आ जाएगी, क्योंकि भाई हमें पूरा सेल बनाना है, ऐसे आधा अधूरा छोड़ के तो नहीं भेज सकते, राइट। तो माइटोटिक स्पिंडल इज ब्रोकन डाउन। अब माइटोटिक स्पिंडल का कोई काम ही नहीं है, जो स्पिंडल फाइबर्स का कोई काम ही नहीं है, तो वो चले जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि एक वो क्रोमोसोम जो है ऐसे टूट गए थे, तो कुछ क्रोमोसोम नीचे आ गए और कुछ क्रोमोसोम ऊपर आ गए। अब आप यहाँ देख सकते हो कि दो डॉटर सेल बने और दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दिख रहा है आपको? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज देयर, राइट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई है, यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गई है, सब कुछ दोबारा बन गया, सेंट्रोल अपनी जगह पे चले गए हैं, स्पिंडल फाइबर खत्म हो गए हैं, क्रोमोसोम बिगेन टू डीकंडेंस। पहले कंडेंस हो रहे थे, दिखने वाले, कंडेंस का मतलब है जब कंडेंस हो रहे थे तो हमें नजर आएंगे, जब डीकंडेंस होंगे तो वापस से वो एकदम कुचड़ पुचड़ हो जाएंगे और क्रोमैटिन फॉर्म में, स्ट्रिंगी फॉर्म में, जो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर था वैसी फॉर्म में वो वापस चले जाएंगे। क्लीवेज फरो, ये इसको कहते हैं क्लीवेज फरो, ये क्लीवेज फरो बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्लीवेज फरो। तो ये जो फरो है वो बाहर से अंदर की तरफ बन रही है, बाहर से ऐसे अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये बाहर से अंदर की तरफ बननी शुरू हो रही है, राइट। तो यहाँ पर इट स्टार्ट्स डीपनिंग, जो फरो है वो डीपन होती जाएगी, मतलब थोड़ी सी और अंदर 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 जाती जाएगी इन एनिमल सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनिमल सेल में न्यूक्लियोलस वापस से आ जाएंगे, राइट। अब हम देखेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में किस तरीके से अब यहाँ टीलोफेज हमारा खत्म हो गया, सेल फोरो बननी स्टार्ट हो गई एनिमल सेल में। लेकिन साइटोकाइनेसिस का जब बारी आएगी तो साइटोकाइनेसिस अलग अलग तरीके से होगी प्लांट सेल और एनिमल सेल में। कैसे? प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट होती है, सॉरी प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, तो बेटा यहाँ पर फरो बनना इतना आसान नहीं होता है, सेल प्लेट बनती है ना। यहाँ पर टेलोफेज खत्म होने के बाद सेल प्लेट बनती है, और जो सेल प्लेट होती है वो अंदर से बाहर बनती है। ये प्लेट जो है ये इसकी डायरेक्शन होती है ऐसे, अंदर से बाहर की तरफ। और जो एनिमल सेल में जो फरो बनती है वो होती है, एनिमल सेल में जो फरो होती है वो बाहर से अंदर बनती है ऐसे, ये एरो, ठीक है। और यहाँ जो मैंने एरो लगाया वो अंदर से बाहर की तरफ है ऐसे, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ बनेगा, राइट। तो प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस इज अ काइंड ऑफ सेल मोशन और सेल डिवीजन व्हिच फॉर्म्स टू आइडेंटिकल सेल आफ्टर अ सेल डिवाइड्स थ्रू सेल प्लेट एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आप ये पढ़ रहे हो सेल प्लेट एक्सपेंशन, और यहाँ पढ़ रहे हो सेल फरो। जो यहाँ पे सेल फरो है, जो फरो बन रही है, फरो किस डीपन होती है यहाँ पे। एक्सपेंशन और डीपन का मतलब आपको समझ में आ गया ना, सेल फरो डीपन्स। यहाँ पे सेल फरो अंदर की तरफ बन रही है, डीपन मतलब डीप डेप्थ में जा रही है, लेकिन सेल प्लेट एक्सपेंशन का मतलब है कि यहाँ पे प्लेट बन रही है, एक्सपैंड हो रही है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर सेल प्लेट एक्सपेंशन के थ्रू सेल साइटोकाइनेसिस होता है या फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो नए सेल बन जाते हैं, ओके। और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ सेल फरो डीपनिंग, ओके। यहाँ पे फरोइंग होती है, सेल डिवाइड होता है अंदर से, सॉरी बाहर से अंदर की तरफ फरो बनती है, ये क्लीवेज फरो, ये बाहर से अंदर की तरफ बनती है, okay? ये एरो ऐसे है और ये एरो ऑपोजिट है। तो इस तरीके से दो नए सेल बन जाते हैं, हेंस कंप्लीटिंग दी माइटोसिस। तो माइटोसिस ग्रोथ में, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नॉट इन सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बट नॉट इन सेक्सुअल। सेक्सुअल में ये इंपॉर्टेंट या कोई रोल प्ले नहीं करती है, माइटोसिस का कोई रोल नहीं है सेक्सुअल में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका रोल है, राइट। तो
अब नेक्स्ट, अब मियोसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं, अभी यहाँ देखते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। कि जो मियोसिस और माइटोसिस है, माइटोसिस जो है वो मैंने आपको बताया ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बट मियोसिस का सिर्फ एक ही काम है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। मियोसिस एक्चुअली हेल्प्स इन द गैमीट फॉर्मेशन, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, ये बनाने में बहुत बहुत हेल्पफुल होता है मियोसिस, इसका सिर्फ यही काम है, ठीक है। जब स्पर्म और ओवम बन जाते हैं तो ये आपस में फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, और इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, राइट। तो ये स्पेशल सेल्स है हमारी बॉडी के, ठीक है। तो माइटोसिस जो है, बाकी सारे सेल्स जो हमारे जितने भी सेल्स है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास है, जिसमें से 22 ऑटोजोम्स है और एक हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। एक हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है और बाकी के जो 22 पेयर बचे हमारे पास वो ऑटोजोम्स है। तो जितने भी ऑटोजोम्स है उन सब में माइटोसिस हो रहा है, सीधी सिंपल बात है कि जितने भी ऑटोजोम्स है उन सब में माइटोसिस हो रहा है, और बाकी का जो एक सिंगल सेक्स क्रोमोसोम बचा है उसके अंदर मियोसिस हो रहा है। सबको बात ही क्लियर है ये कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें से 22 पेयर जो है, 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज अ सेक्स क्रोमोसोम। So out of these 22 autosomes are undergoing mitosis, but the sex chromosome is undergoing meiosis, राइट। अब माइटोसिस और मियोसिस में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे मैं। तो माइटोसिस में देखो हमारे पास दो डॉटर सेल बन रहे, हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे भी 2n था बेटा और यहाँ पे भी 2n ही है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, और दो ही डॉटर सेल बन रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है। तो यहाँ पर इन दी एंड हमारे पास ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो मियोसिस है, मियोसिस से हमारे पास बनते हैं 4 डॉटर सेल्स, 1 2 3 4, पहले 2 बनते हैं, फिर 2 से फिर 2 और बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो n हो गया, n n n, मतलब ये हाफ हो गया। जैसे यहाँ 2n था तो इसका हाफ हो गया, यहाँ 2n था तो इसका भी हाफ हो गया। तो इस तरीके से ये बन जाते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पर सारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं। तो ये जो एक्चुअली मियोसिस है, मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, मतलब स्पर्म एंड ओवम, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और गैमीट्स, इनको हम गैमीट्स भी कहते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस क्या करता है, इट एक्टिवेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। तो यहाँ पे जितनी भी सेक्स सेल्स है उनमें वो इन्फॉर्मेशन जाती है, एंड डीएक्टिवेट्स द स्पोरोफाइटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है उनको वो डीएक्टिवेट कर देता है। इट मेंटेन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय हाफिंग द सेम, मतलब सपोज अगर सेक्स क्रोमोसोम, हम स्पर्म की बात कर रहे हैं, राइट। स्पर्म में हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, सपोज यहाँ पे स्पर्म है, यहाँ ओवम है। तो अगर यहाँ पे भी 23 पेयर्ड क्रोमोसोम होते और यहाँ पे भी 23 पेयर्ड क्रोमोसोम होते और दोनों जब फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते तो कितने 92 क्रोमोसोम बन जाते। तो यहाँ पे स्पर्म में भी हमारे पास अनपेयर्ड 23 होंगे और ओवम में भी अनपेयर्ड। यहाँ पे यही रीजन है कि यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर देखो n हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी स्लाइड पे थी मैं, हाँ ओके। तो अगर हमारा ओवम अनपेयर्ड है, अगर हमारा ओवम अनपेयर्ड 23 है और स्पर्म के पास अनपेयर्ड 23 है, जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, ये 46 क्रोमोसोम बनाएंगे। अब ये 46 क्रोमोसोम पेयरिंग करके 23 पेयर्ड क्रोमोसोम बना सकते हैं आसानी से, 23 पेयर्ड क्रोमोसोम बना लेंगे। अब यही जो 23 पेयर्ड क्रोमोसोम है, इसी से आपका जाइगोट बनेगा। इन्हीं में जाइगोट के अंदर हमारे कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 23 पेयर प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। अब दैट मीन्स हम कोई और स्पीशीज नहीं बन गए, हम ह्यूमंस ही रहेंगे। तो बेसिकली मियोसिस का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है, टू मेंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द अपकमिंग जनरेशन, राइट, टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय हाफिंग द सेम। हाफिंग मतलब इसको हमने हाफ कर दिया, हाफ इसीलिए किया ताकि आगे जाके जब क्रॉस करेंगे तो भी वापस 23 पेयर्ड ही तो बनने हैं। तो वही करने के लिए इसको पहले ही हाफ कर दिया गया, राइट। तो यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम्स के बीच में अदला बदली होती है। तो यहाँ देख रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी इसमें चलेगी ग्रे वाले क्रोमोसोम की, और कुछ इन्फॉर्मेशन रेड वाली की ग्रे में आ गई। तो इस तरीके से ये दो अलग अलग ऐसे क्रोमोसोम बन जाते हैं।
ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हो इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? होमोलोगस। आपस में थोड़े से होमो मीन्स दे आर ऑब्वियसली सेम, राइट। तो यहाँ बस क्या किया इन्होंने, इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी और इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें, ताकि दोनों की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे में रहे, कहीं इन्फॉर्मेशन गए ना जाए ना। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं आई तो ये ऐसे ही अलग हो जाएगा, ये ऐसे ही अलग हो गया तो क्या होगा, दोनों आपस में बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो इनको होमोलोगस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, और ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है इससे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है। इसमें ग्रे वाले की इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आ जाती है और इसमें रेड वाले की इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत चली जाती है, राइट। तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर जब होता है इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं केएस मेटा फॉर्मेशन। ये जो यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, इसको बोलते हैं केएस मेटा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको कि यहाँ पर हमारे पास 2 डॉटर सेल बनते हैं माइटोसिस में, और मियोसिस में हमारे पास बनते हैं 4 डॉटर सेल, और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। ठीक है, और हाफ क्यों होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में आज हमने सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर वेरी केयरफुली एंड with great concentration. So in the next lecture we'll be coming with the next topic. I hope this chapter is clear to all of you, for all IPSC class 10th students. Okay, so we'll meet up in the next class and we'll start with the next chapter. Till then, keep revising, keep studying, keep working hard. Bye all of you.